हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है प्रणव झा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ये टॉपिक आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संसाधन की। संसाधन क्या होता है? देखिए, वे वस्तुएं जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं वह आर्थिक रूप से संभव तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य होने के साथ साथ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, उन्हें संसाधन कहते हैं। अब संसाधनों का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। दो वर्गीकरण सामने आते हैं, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। अब प्राकृतिक संसाधन में आते हैं दो पार्ट्स, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। अब अनवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय में भी दो पार्ट्स आते हैं। तो नवीनीकरणीय में दो पार्ट आते हैं, एक होता है सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि जल और पवन, और सेकेंड पार्ट है इसका जैव। जैव में दो पार्ट आ जाते हैं, एक होता है प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा होता है वन्य जीव। अब हम बात कर लेते हैं अनवीनीकरणीय की। इसके दो पार्ट है, एक होता है पुनः चक्रीय जैसे कि धातु, और दूसरा होता है अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म या ईंधन, है ना। अब मानवीय संसाधनों की बात करें तो इसके दो पार्ट आते हैं, एक होता है संरचनाएं एवं संस्थाएं, दूसरा होता है मात्रा एवं गुणवत्ता। अब संसाधनों के प्रकार की बात कर लेते हैं। संसाधनों के प्रकार क्या है? उत्पत्ति के आधार पे, कई आधार पे बात यहाँ पे है। तो पहला उत्पत्ति के आधार पे लिख लीजिए, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, दो प्रकार के। इस तरीके से आप चाहें तो लाइन बना लीजिए, यहाँ पे जैव लिख लीजिए, यहाँ पे अजैव लिख लीजिए। अब जैव संसाधन में लिखिए कि इसकी प्राप्ति जीव मंडल में होती है, जैसे कि एग्जाम्पल मनुष्य हो गया, प्राणी जात हो गया, पशुधन हो गया, ये इनमें जीवन व्याप्त होता है ना। और अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे कि चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई। अब हम बात कर लेते हैं नवीनीकरणीय योग्य और अनवीनीकरणीय योग्य की। तो देखिए, जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः नवीनीकृत या उत्पन्न किया जाता है, उन्हें नवीनीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वन्य जीव। और अनवीनीकरणीय की बात करें तो विकास लंबे समय में होता है इनका, जैसे करोड़ों वर्षों में होता है। एग्जाम्पल के जैसे खनिज ले लीजिए, जीवाश्म ईंधन ले लीजिए, ये सभी जो है अनवीनीकरणीय है ना। तुरंत के तुरंत, मतलब कि इनका रिसाइकिल नहीं होता जल्दी जल्दी। स्वामित्व के आधार पे अब बात कर लेते हैं हम संसाधनों की। तो अब देखिए, स्वामित्व के आधार पे दो पार्ट्स हैं इसके, व्यक्तिगत और सामुदायिक। व्यक्तिगत में क्या है? निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, जैसे कि बहुत से किसानों को सरकार भूमि आवंटित करती है, जिसके बदले में किसान सरकार को कुछ लगान चुका देते हैं, जैसे कि बाग, चारागाह, तालाब, कुएं आदि, इस तरीके की भूमियां आवंट करती है। सामुदायिक क्या होते हैं? सामुदायिक आधार पे देखें तो देखिए, समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होता है, जैसे कि गांव में चारण भूमि हो गया, शमशान भूमि हो गया, तालाब इत्यादि हो गया। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क हो गए, पिकनिक स्थल हो गए, खेलों के मैदान हो गए, एक्सेट्रा, है ना। राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन क्या है? देखिए, देश में पाए जाने वाले वो संसाधन जिन पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार इन्हें भी आम जनता के हितों के लिए व्यय कर देती है, तो इसे क्या कह देते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कह देते हैं। जैसे कि खनिज पदार्थ हो गए, जल संसाधन हो गया, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की भूमियां, है ना, इस तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नियंत्रित करती हैं, जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी यानी अपवर्जक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, सभी देशों के लिए है ना। विकास के आधार पे बात करें, संभावी विकास हो गया, एक विकसित संसाधन हो गया। संभावी विकास क्या है? देखिए, जो किसी प्रदेश में विद्यमान है वह उनका अभी तक उपयोग नहीं लाया गया, उनका उपयोग नहीं किया गया। जैसे राजस्थान, गुजरात में जहाँ पे पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, बट अभी उसके लिए सोचा जा रहा है, उसे सही टेक्निक नहीं पाए हैं ना, टेक्नोलॉजी की अभी थोड़ी कमी है यहाँ पे। अब विकसित संसाधन क्या है? जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उपयोग, गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। फिर भंडारण किसे कहते हैं? भंडारण संसाधन किस तरीके का होता है? जो प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण पहुंच से बाहर है सकते हैं। अब संचित कोष क्या है? देखिए, तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, इन्हें भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। इतना अब आप समझ गए।
ओके, अब हम थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं सतत पोषी विकास के बारे में। सतत पोषी विकास क्या है, इसको समझिए। देखिए, वह विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए, वह जिससे पर्यावरण को नुकसान न, उसे सतत पोषी विकास कहते हैं। अब यहाँ पे रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन 1992 की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं 1992 के बारे में, 1992 के बारे में, ठीक है। रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप लिख लीजिए। जैसे ये ब्राज़ील शहर, जो रियो डी जेनेरा का आयोजन किया गया था, वो सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, ब्राज़ील में किया गया था। ये एक पृथ्वी सम्मेलन है ना। 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे शामिल हुए थे। आयोजन का उद्देश्य क्या है, उभरते पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। सम्मिलित नेताओं ने सम्मेलन में भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किया था। वन सिद्धांतों पर सहमति जताई थी और 21वीं शताब्दी में सतत पोषीय विकास के लिए एजेंडा 21 को की स्वीकृति दी थी। यहाँ पे एक चीज़ आपने सुना, एजेंडा 21। एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे देखिए, एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे रियो डी जेनेरा सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था, ठीक है। उद्देश्य क्या है एजेंडा 21 का, देखिए, भूमंडलीय सतत पोषी विकास को हासिल करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं व सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी व रोगों से निपटारा पाना है। ये है एजेंडा 21 का उद्देश्य। अब हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण की। ये क्या है, देखिए, संसाधन किसी भी तरह के विकास में बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। संसाधन की ज़रूरत से ज़्यादा अगर उपयोग कर लिया जाए तो बहुत सी पर्यावरणीय समस्याएं जन्म ले लेती हैं। तो भूतकाल से ही संसाधनों के संरक्षण के विषय में चिंता का विषय रहा है ये, है ना, जिस पर गांधी जी का एक कोट है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा। आप मेंस का जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो वहाँ आप इसे लिख सकते हैं। हमारे पास हर व्यक्ति की, ये कोट है, आप इस तरीके से करके डाल लीजिए। इसको चाहे तो हेडिंग ब्लैक पेन से या ग्रीन पेन से लिख लीजिए नोट्स में अपने, कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है ना। ये सच बात भी है, क्योंकि अगर आवश्यकता की पूर्ति के लिए देखा जाए तो हम पृथ्वी में बहुत से संसाधन हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन धीरे धीरे इंसान आवश्यकताओं की पूर्ति से आगे हट करके लालच, अपने भोग विलास के लिए उसे यूज़ करने की जगह पे उसे बेहद खर्च करता चले। जैसे जल को देखिए, जहाँ पे जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है। लोग पाइप लगा करके समरसेबल का उसके बाद कार धोते हैं। चाहे तो अगर एक बाल्टी भी यूज़ करें पानी, जो आरओ से पानी निकलता है वो पाइप से पानी इकट्ठा कर लें और उससे कार धो लें तो शायद उसका यूज़ भी हो जाए, या प्लांट्स में डाल दें उन पानी को। आरओ से जो पानी निकलता है, जो वेस्ट पानी निकलता है ना, लेकिन उसे क्या करते हैं, उसे बस सिंक में बहाते चले जाते हैं, उसका बस वेस्टेज होता है। तो अगर चाहें तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके बहुत सारे कामों से यूज़ हो सकते हैं। लोग वॉशरूम साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, जैसे होता है कि वीक में एक बार घर का बाथरूम साफ़ करना हो तो क्या करते हैं लोग कि टंकी से पानी खोला सीधे, उसके बाद साफ़ पानी से ही साफ़ कर लें। बल्कि अगर चाहें तो 2 दिन, अगर चाहें तो एक दिन पहले सैटरडे, अगर संडे को साफ़ कर रहे हैं तो सैटरडे और संडे 2 दिन का पानी रात से ही अगर पानी इकट्ठा करना चाहें आरओ का, तो इकट्ठा करके फिर उससे साफ़ कर लें। सिंक साफ़ कर लें, उससे कार साफ़ करना हो कर लें। मग कह रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्लांट्स में पानी डालना, उसे रोज़ डाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखेंगे तो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी बचा सकता है। क्योंकि अगर एक दिन लाइट नहीं आती, एक दिन पानी की कमी हो जाती है, तब बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं अब तो हम पानी बचाएंगे, बट दूसरे दिन क्या होता है, 2 दिन जाते जाते सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और फिर से वेस्टेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान, क्योंकि ये मैं खुद करती हूँ इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ, अगर कोशिश
कीजिए, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका ध्यान रखिए, तो इससे क्योंकि हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हम एटलीस्ट हम कुछ कर पा रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी अर्थ के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो देखिए 1968 में क्लब ऑफ रोम ने वकालत की थी इसकी, और संरक्षण किसकी, संसाधन संरक्षण की। 1987 में, ये कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता दे रही हूँ। 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्लम इज़ ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति की थी। आप इनके जो लेखक हैं उनके और जो बुक है उनके नाम आप चाहे तो नोट कर लीजिए, है ना। इसके सिवा देखिए 1997 में बुटलैंड्स आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें संसाधन संरक्षण को वैश्विक स्तर पर मूलाधार माना गया। साथ ही इस रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण की वकालत की गई। बाद में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट का नाम रखा गया हमारा साझा भविष्य, है ना। हमारा साझा भविष्य नाम से इसे प्रकाशित किया गया। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और विस्तृत रूप से भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्रों की बात करें तो देखिए पठार है 27%, वहीं पे भारत में 43% मैदान है, 30% पर्वत हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। देखिए परती भूमि क्या होती है, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं होती है, ठीक है, उसके कम समय में खेती नहीं की जा सकती, उसे परती भूमि कहते हैं। उसे परती डाल देते हैं कि मतलब कि एक टाइम के बाद जब उर्वरक क्षमता फिर से आ जाती है भूमि पे तब खेती करते हैं ना। पुरातन परती क्या होती है, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती नहीं की गई हो, उसे पुरातन परती कहते हैं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 है, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, मगर हमारे पास इनके 91% भाग के ही आंकड़े जो है वो उपलब्ध हैं, क्योंकि असम को छोड़कर पूर्वोत्तर प्रांतों प्लस जम्मू कश्मीर में पीओके हो गया, अक्साई चीन वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ के आंकड़े हमारे पास उतने अच्छे से उपलब्ध नहीं है ना, इसीलिए। अब राष्ट्रीय वन नीति क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 की बात करें तो वनों के अंतर्गत भारत में 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है वहाँ पे, है ना। वन नीति द्वारा निर्धारित यह समय सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब बंजर भूमि क्या होता है, देखिए पहाड़ी चट्टानें वहाँ होती हैं, सूखी मरुस्थलीय भूमि होती है, गैर कृषि प्रयोजन होते हैं यहाँ पे, जैसे बस्तियाँ होती हैं, सड़कें होती हैं, रेल उद्योग इत्यादि, ये जो है प्रयोग होती है, इन भूमियों का ऐसा प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें बंजर भूमि कहते हैं, है ना। भूमि निम्नीकरण क्या है, देखिए लगातार भूमि संरक्षण व प्रबंधन की अवहेलना करने से लगातार भूमि निम्नीकरण हो रहा है, जिससे समाज एवं पर्यावरण पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है ना। अब देखिए भूमि निम्नीकरण के उपाय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए वन रोपण, फिर चारागाहों का उचित प्रबंधन हो गया, इसके सिवा वन चारण का पर नियंत्रण हो गया, रेतीले टीलों पर कटीली झाड़ियां लगा करके भूमि कटाव को रोका जा सकता है, खनन नियंत्रण हो गया, प्लस औद्योगिक जल को परिष्करण के बाद विसर्जित कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है ना। परिष्करण के बाद विसर्जित करके उसके प्रदूषण को, जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है ना। ये कुछ हो गए। अब कारण, निम्नीकरण के कारण की बात करें तो देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में वनोन्मूलन का कारण है, निम्नीकरण का कारण है, ठीक है, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण इसका निम्नीकरण का कारण है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। इसी के साथ आज का वीडियो ये जो पार्ट है इस वीडियो का यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मृदा संसाधन की, और उसमें बहुत सारे जैसे जलोढ़ मृदा हो गई, फिर काली मृदा हो गई, लेटराइट मृदा हो गई, इनकी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तब तक नोट्स बनाते रहिए।